ऑयल देने से मना कर दिया, मना कर दिया। भाई वो विरोध कर रहे थे यूक्रेन युद्ध का, तो फैब से लेकर अगले 5 माह तक प्रतिबंधन कर दिया है। तो ये किसने, आंसर क्या आएगा इसका? रूस आएगा। रूस ने क्या करा? पश्चिमी देशों को देने से मना कर दिया, या पश्चिमी देशों को ऑयल देने से मना कर दिया। सीधी सीधी दो टूक बात करता है ये। इसने कहता है कि आपने यूक्रेन विवाद पर आपने हमारा समर्थन नहीं करा, तो यूरोप के जितने भी देश जो रूस से क्या ले रहे थे, ऑयल ले रहे थे, पेट्रोल ले रहे थे, उस पर दो टूक बात कर दी कि हम नहीं देंगे। भाई ये जो है कंट्रीज यूजिंग प्राइस है कि आप प्राइस कैप का मतलब है, उन्होंने कहा था कि विश्व में जो डीजल और पेट्रोल के भाव, इसके ऊपर एक नियंत्रण प्रणाली होना चाहिए, और उसी नियंत्रण प्रणाली के द्वारा एक प्राइस तय किया जाएगा, कैप लगाई जाएगी, उसी कैप में आपको बेचना है। रूस ने कहा मुझे आपको बेचना ही नहीं, मैं आपकी नियंत्रण प्रणाली का सिरे से खारिज करता हूं, मुझे बेचना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपने यूक्रेन विवाद में मेरा साथ नहीं दिया, मैं आपको अब नहीं बेचूंगा। अरे भैया अब देखिए कितनी बड़ी विवाद हो गया कि रूस जो है भैया ऑयल एंड नेचुरल गैस अगर की बात करूं, ओएनजी की बात करूं, रूस भैया इसमें नंबर फर्स्ट पे आ रहा है। भाई नेचुरल प्राकृतिक स्रोत की बात करते हो तो रूस अच्छा। देखिए सिर्फ ऑयल की बात करूंगा तो वेनेजुएला में भंडार बहुत ज्यादा है। सिर्फ अगर मैं ऑयल की बात करूंगा, ऑयल तो वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है, भंडार में भी, वो भी काय में बेटा? भंडार में। और उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन आपको सभी को मालूम है कौन कर रहा है? सऊदी। कौन कर रहा है? सऊदी कर रहा है। बस बात करता हूं मैं नेचुरल गैस में जोड़ दूंगा तो रूस नंबर 1 आ जाएगा। प्राकृतिक गैसों के भंडार में रूस का नंबर 1 स्थान है। अब रूस ने मना कर दिया। अब भारत के इसमें बहुत अच्छी तरीके, भारत को फायदा, भारत को क्या मिल जाएगा? फायदा मिल जाएगा। आपको याद रखना है भारत को फायदा हो रहा है भैया। अब भारत को फायदा कैसे होगा? क्योंकि लगातार रूस से भारत ऑयल तो ले ही रहा है। कितना? 80% पूर्ति जो है भारत के ऑयल की, वो कौन करता है? अपना रशिया। भैया 80%। भारत में जितना भी ऑयल आयात किया जाता है उसका 80%, 80% हम अकेले कहां से उठाते हैं भैया? रूस से उठा रहे हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब भारत का फायदा बहुत तेज हो रहा है। भारत में फरवरी माह से, देखिए देवेंद्र सर आपको यहां लाइव बोल रहे हैं, फरवरी माह से जो है प्राइस जो है पेट्रोल और डीजल के गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि अब एक सबसे बड़ा आयातक देश क्या बन जाएगा? रूस का। भारत बनेगा, और भारत इस चीज का अच्छे से फायदा उठाएगा। भारत कम कीमतों में खरीदेगा और भारत को बेच भी देगा वो, ठीक है। चलिए लाइक एंड शेयर करते चलिए। ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? भाई 1 जनवरी 2023 को सत्ता पलटी भैया। तो कौन आ गए? लियो वादारकर, ठीक है, मेटे फेड्रिक्सन, सितवीनी राबुका या इनासियो लूला दा सिल्वा? जल्दी बताइए कौन आए। लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अरे दमदार क्लास है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म चाय पीते जाइए, कॉपी और पेन लीजिए, नोट डाउन करिए। गारंटी दे रहा हूं भैया, पटवारी हो, आबकारी हो, वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, या एमपीपीएससी यूपीएससी हो, राजस्थान यूपीएससी, जो भी एग्जाम हो आपको यहां से निकल के आएगा। और मेरा वादा है सैटरडे या संडे मैराथन ला रहा हूं नॉन स्टॉप, पूरा जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक एक कंप्लीट सीरीज होगी आपकी। और उस मैराथन क्लास का आप बेसब्री से इंतजार करिए। बहुत दमदार क्वेश्चन लाएंगे, सिर्फ भगाने वाला काम नहीं करेंगे, समझाने वाला काम करेंगे। डिटेल से लगेगा तो तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमारे क्वेश्चंस पूरे नहीं हो जाते। चलिए डी बता रहे बिल्कुल सही, ठीक है। क्या आंसर आएगा? डी आएगा। डी क्या आ जाएगा? इनासियो लूला दी सिल्वा। आपको याद रखना है ये तीसरी बार बने हैं दोस्तों, थर्ड टाइम जो है सत्ता संभाली, सत्ता का सुख मिला इनको, है ना, सत्ता का सुख मिला ब्राजील में। आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ये किसकी जगह है अगर पूछा है तो जायरिए। किसके स्थान किसका लिया? स्थान लिया है। ये भी पूछ सकते हैं कि किसकी जगह है? जायर की जगह, जायर बोल्सोनारो। आपको याद रखना है बोल्सोनारो उनकी जगह पर आए, तो बोल्सोनारो जो है इनकी जगह पर है, आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो देखिए ये है
लूला डी सिल्वा। राष्ट्रपति, ठीक है, लूला डी सिल्वा, आपको याद रखना है, बड़ा सा नाम है, मैंने छोटा कर दिया है, आपको याद रखना है। भाई जब भी बात करता हूं मैं ब्राजील की, जब भी बात करता हूं ब्राजील की, तो मेरे को आपको याद आ जाता है अमेजन जंगल। अमेजन जंगल जिसको क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया के फेफड़े कहते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रतिशत में ऑक्सीजन निकलती है उसका अकेला 20% तो अमेजन निकालता है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी भी आपको ब्राजील में मिलेगी। यहाँ के घास के मैदान को, यहाँ के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, ठीक है, कैंपोज, कैंपोज, कैंपोज कहते हैं, या सेल्वास, क्या कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। और यहाँ के, ठीक है, आपको सभी को मालूम है कि अगर कॉफी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उगाता है, कॉफी उत्पादन में कोई नंबर 1 है, तो वो कॉफी उत्पादन में कौन है भैया, नंबर 1 है, नंबर 1 ब्राजील है। और यहाँ पर कॉफी उत्पादन में जो क्षेत्र आता है उसको कहते हैं फेजेंडा, फेजेंडस। ये उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर कॉफी उगती है, तो फेजेंडा क्षेत्र कॉफी उत्पादन वाले क्षेत्र है, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से भैया। यहीं पर आपको मिलेगा ब्राजील में रियो, रियो जो यहाँ की सबसे बड़ी सिटी नहीं, संपूर्ण दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी है, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील सबसे बड़ा देश भी है। यहीं पर आपको आएगा साउ पाउलो, साउ पाउलो, साउ पाउलो को कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है कॉफी बाउल, क्या कहा जाता है, कॉफी बाउल, मतलब दुनिया में कॉफी का कटोरा किसको कहते हैं, साउ पाउलो को। और यहीं पर एक है सैंटोस, क्या नाम है, सैंटोस, इसको कहा जाता है कॉफी बंदरगाह, क्या कहते हैं, कॉफी बंदरगाह। सब लिख लेना, काम का है आपका ही। ब्राजील, ब्राजील 5 टाइम फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन भी है। नेमार जूनियर ब्राजील से खेलते हैं, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। इस बार क्वार्टर फाइनल में ये बाहर हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बात करें तो नया स्मारक कहाँ बनाया गया है, जल्दी बताए, बर्मिंघम में, ग्लासगो में, कोपेनहेगन में या कि पेरिस में। अगर मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करूं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आप सभी को मालूम है 1914 से लेकर 1919, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, ये आपको 1939 से लेकर 1945, दोनों ही बार भारत की ओर से बहुत सारे लोगों ने भैया भाग लिया था ब्रिटिश आर्मी में, आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, लाइक एंड शेयर करते चले भैया, लाइक करते चले। तो इसका आएगा बेटा ग्लासगो, ये कहाँ आता है, स्कॉटलैंड में, कहाँ आता है, स्कॉटलैंड, ये थोड़ा सा याद नहीं, ये कहाँ आता है बेटा, स्कॉटलैंड में आता है, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ब्रिटिश आर्मी, बोले सर स्कॉटलैंड तो अलग देश हो गया, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। स्कॉटलैंड में बनेगा ग्लासगो। देखिए जब भी मैं यूनाइटेड किंगडम बोलता हूँ ना, तो इसमें 4 देश आते हैं, इंग्लैंड आता है, आपको याद रखना है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, नॉर्थ आयरलैंड आता है, और स्कॉटलैंड आता है, स्कॉटलैंड, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की बात करता हूं, मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात करता हूं, अगर मैंने ग्रेट ब्रिटेन कहा तो इसमें इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड आता है, आपको याद रखना है, वेल्स आता है, इसमें कौन सा आता है, वेल्स, और स्कॉटलैंड, इसमें क्या हट गया, इसमें नॉर्थ आयरलैंड हट गया। तो ऐसे ग्रेट ब्रिटेन जीबी कहा जाता है, तो 3 देश से मिलकर बनता है, यूनाइटेड किंगडम 4 देश से, इसलिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये बन रहा है, आपको याद रखना है। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि जब हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड लग रहे थे तो लगभग 74,000, ठीक है, 74,000 भारतीय सैनिकों की जान गई, भारतीय सैनिकों की जान गई थी, सैनिकों की जान गई थी। हम ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे यार, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, भारत में किसे कहा जाता है, उन्होंने भर्ती करने वाला, ठीक है, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको बोलते हैं, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा गया,
भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा गया? जल्दी से मेरी जीके प्रेमी जनता फटाफट लाइक एंड शेयर करते चले और बता दीजिए भैया। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है सुबह की आपकी देवेंद्र सर वाली चाय वाली क्लास में, विनर्स इंस्टीट्यूट पर, जो हमेशा आपके लिए तत्पर रहती है। 8 बजे शुरू हो जाती है। जय श्री राम भैया, जय हिंद, जय भारत, जय जौहर। महात्मा गांधी, वेरी गुड। इसको कहा गया महात्मा गांधी, ठीक है, ये आपको याद रखना, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ब्रिटिश आर्मी ने उपाधि दी थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला देख लेते हैं, भारत में अब क्या घटा है। तो भारत के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा खंगालते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय जल मार्ग कहां से कहां तक है? और कौन सा जल मार्ग पूछा है? 2। नेशनल वाटरवे 2 की बात की जा रही है। सादिया से डुबरी, विजयवाड़ा से काकीनाडा, कोट्टापुरम से कोल्लम, इलाहाबाद से हल्दिया। जल्दी बताइए क्या है? नेशनल वाटरवे की बात कर रहे हैं। 2 कहाँ है? अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना है। आग लगा देंगे बेटा, आग लगा देंगे, बस जला के खाक कर देंगे, इतने अच्छे से बन गए। हाँ बिल्कुल, 5 बजे खुल जाती है, सुबह आ जाए फिर 6 बजे लेके। चलिए, इसका है सादिया से दुबरी। क्या आंसर है? सादिया से दुबरी। ये दोनों जगह जो है असम में। कहाँ है ये? असम में। असम में मिलेगी आपको सादिया से दुबरी। दोनों ही जो आपको मिलेंगे असम में मिलेंगे, सादिया से दुबरी। बहुत अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है 891 किलोमीटर लंबा है। 891 किलोमीटर लंबा है, और जिसको अभी बनाने के लिए 474 करोड़ की लागत बताई गई। कितनी लागत बताई? 474 रुपए की लागत से बनेगा। और इसे कंप्लीट कब होगा दोस्तों? 2024 और 25 के बीच में। अच्छा, ये कहां पर, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ये किस नदी पर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा नदी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 अभी चर्चा का विषय क्यों बना है, तो आप बोलेंगे केंद्र सरकार ने इस 991 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा नदी के जलमार्ग पर 774 रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू करा है। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहा मिलेगा बेटा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कौन सा वाला? ये वाला, जिसको अपन विजयनगर से काकीनाडा ले गए थे। तो ये इलुरु कैनाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कौन से कैनाल से जुड़ा हुआ है? ELUR, इलुरु कैनाल से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। और कोट्टायम से कोल्लम, ये नेशनल वाटरवे 3 है, ठीक है। कोट्टायम से कोल्लम, ये आपका नेशनल वाटरवे 3 है। और अगर मैं आपको बताऊं, इलाहाबाद से हल्दिया, ये 1620 किलोमीटर का भारत का सबसे लंबा ये क्या है? आपको मिलेगा नेशनल वाटरवे फर्स्ट के नाम से। तो ये आपको याद रखना, भारत का सबसे लंबा है यही 1620। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। भारत में अंत, ये देखिए, ये है सादिया और ये है डुबरी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत में अंतरराज्यीय बोलूं तो ज्यादा बेटर है। अंतरराज्यीय, या इसको क्या कहा जाता है? इनर वाटरवे, ऐसा ले लो। इनर वाटरवे की शुरुआत कब हुई? ये अथॉरिटी कब बनी? 1986 में बनी बेटा। कब बनी? 1986 में। तो इनर वाटरवे या इंटर वाटरवेज की बात करें तो ये 1986 में चालू हुआ था भारत में। अभी जो हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे की संख्या कितनी है? 6 है, ये भी आप रखना। सबसे बड़ा भी मैंने आपको बता दिया है, तो बहुत अच्छे से ये सब ध्यान में रखना है। नशा मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय का है? खेल मंत्रालय। लाइक एंड शेयर करते चलिए मेरे दोस्तों, ठीक है। खेल मंत्रालय, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय। नशा मुक्त भारत दिवस, ठीक है। हाँ, हेमंत बिस्वा असम। चलिए बढ़िया,
जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर। हेमंत बिश्वा गवर्नर जगदीश मुखी, वेरी गुड बेटा प्रिया, बहुत बढ़िया। चलिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर। क्या आना चाहिए? हाँ, इसका मंत्रालय बताइए। सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। नशा मुक्ति वाला मंत्रालय किसके अंतर्गत आएगा? जल्दी बताइए। बोले कहाँ सर, कौन छुड़ाएगा भैया? नशा मुक्ति भारत अभियान किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक एवं न्याय के अंतर्गत ना यार दोस्तों, ये सोचा करो ना। सामाजिक न्याय एवं ठीक है अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के अंतर्गत आता है नशा मुक्ति। अब आपको ये बता दूं कि नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत ये वीरेंद्र कुमार, ठीक है, अगर वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री, अपने याद रखना है क्या है? केंद्रीय मंत्री। आपको ये भी याद है क्या है? ये केंद्रीय मंत्री, ठीक है, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, वीरेंद्र कुमार का याद रखेंगे, जो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय संभालते हैं, ठीक है, आरिवासन में। और मध्य प्रदेश में कौन है? मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय मंत्री कौन है? जल्दी बताओ। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय मंत्री कौन है? जल्दी बताओ फटाफट, लाइक एंड शेयर करते चले। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय कौन है? तो याद रखना, सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है नशा मुक्ति अभियान। एंटी टबैको डे कब मनाते हैं अपन? अगर आपसे पूछा जाए एंटी टबैको डे, तो वो मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं अपन? 31 मई को। जल्दी बताएं। हाँ बेटा, उसके लिए बेटा, पर उसके लिए करंट अफेयर्स तो इसमें काम आ जाएगा। जल्दी बताओ। कमल पटेल बता रहे हैं। जल्दी बताओ क्या नाम है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये तो ठीक है। जल्दी पेन बदल लू? ओके, पेन बदल लेते हैं। जल्दी बताएं, जल्दी बताइए। उषा ठाकुर सांस्कृतिक मंत्री है भैया। उषा ठाकुर जी सांस्कृतिक मंत्री हैं, आपको याद रखना है। उषा ठाकुर जी सांस्कृतिक मंत्री हैं। कौन आएगा? कौन आएगा भैया? जल्दी बताए। प्रेम सिंह पटेल। कौन आएंगे? प्रेम सिंह पटेल। 3-4 डिपार्टमेंट है इनके पास। पशुपालन है, सामाजिक न्याय है, और निःशक्त कल्याण विभाग है। पशुपालन भी इन्हीं के पास है। प्रेम, पशुओं से क्या कर लिया करो तुम? प्रेम कर लिया करो। अगर पशुओं से प्रेम कर लोगे तो आपको सामाजिक न्याय तो मिल ही जाएगा। ऐसे याद रहे, प्रेम सिंह पटेल। पशुओं से करें प्रेम, ठीक है, तो और अगर पशुओं से निःशक्त जन से प्रेम करोगे तो सामाजिक न्याय तो प्राप्त हो ही जाएगा। ऐसी ट्रिक व्रिक कर लिया करो, सब बढ़िया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक एंड शेयर करते चलिए बेटा। देखिए स्कूल ऑफ सोशल, तो आपको याद है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा आपको नशा मुक्ति अभियान, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये कम लोग जानते हैं कि नशा मुक्ति अभियान सोशल डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया जाएगा। और आपको मालूम है कि पहली बार इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 2020 से। अगर इस नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत बताऊं मैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, 15 अगस्त 2020 से शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक, तो इसने अपनी उपलब्धि हासिल करी अभी हाल ही में। चलिए, भारत का भूकंपीय जोनिंग मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया? सिस्मिक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हुम? बहुत अच्छी जानकारी, एक छोटी सी जानकारी आपको पूरी भूकंप की दे दूंगा, ठीक है। भारत मानक ब्यूरो के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, इसरो के द्वारा। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज 5 से ऊपर जाना चाहिए, हम्बल रिक्वेस्ट। और आपकी मदद के बिना मेरी क्लास बड़ी बनती नहीं है, तो आपकी मदद तो चाहिए। मेरी मेहनत, आपकी हेल्प, दोनों क्लास को बड़ा बनाएंगे। जल्दी बताइए। चलिए, बी बता रहे हैं, लाइक एंड शेयर करते चलिए। बी बता रहे पृथ्वी मंत्रालय। मैंने ना जान करके आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ऐसा कहीं नहीं होता। मैंने आपको देखो ये तो इसलिए डाला था कि आप इसमें जाए, और आप जाते भी फिर उसी में हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसका ये तो आएगा ही नहीं, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको BIS कहते हैं। इस तरह से आपने
सिंबल देखा होगा BIS का, ठीक है, इस तरह से सिंबल देखा होगा, BIS कहा जाता है। BIS कब शुरू हुआ बेटा? 1 अप्रैल को चालू हुआ था 1987 में। इसका पुराना नाम अगर मैं बोलूं, पुराना नाम क्या है इसका? है इंडियन स्टैंडर्ड, ISI, ठीक है, ये आपको याद है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISI। और ISI मार्किंग कब शुरू हुई थी भारत में? 1947। ये सब याद रखेगा। देखिए, भारत में भूकंप जोन किसने तैयार करा, मानचित्र तैयार किया? BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1943। इसका पुराना नाम क्या? ISI। और वो कब चालू हुआ था? 1947 में, आपको याद रखना है। देखिए, चीजें आपको ही समझना है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से, ये है इंडिया सिस्मिक जोन। अब भारत को 4 भूकंपीय, कितने? 4 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा है, आपको याद रखना है। कितने? 4 में। तो वो कैसा है? फर्स्ट, सेकेंड, बिल्कुल ऐसे दिया है, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन और फिफ्थ जोन। ये सबसे विध्वंसकारी आपको याद है, सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। और ये लिस्ट डेंजर में है, या किस में आएगा? ये लिस्ट डेंजर में आएगा, ये आपको याद रखना है। सबसे कम खतरा, सबसे ज्यादा खतरा। तो देखिए, ये जो लिस्ट 5, जोन 5 है, ये वाला क्षेत्र, देखिए ये वाला, ये मतलब हिमालय क्षेत्र। ये आपको बता दूं, विध्वंसकारी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? हिमालय क्षेत्र। ये बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये हिमालय क्षेत्र है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा समझा देता हूं, आपके काम का है, टॉपिक हो जाएगा, मैं बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा दोस्तों, ये आपको ये भू प्रॉपर्टी है, फटाफट बता देता हूं। जहां से भूकंप जनरेट होता है और ऊपर स्ट्राइक करता है, इसको कहते हैं सिस्मिक फोकस। क्या कहा जाता है बेटा? सिस्मिक फोकस, मतलब भूकंप का मूल कहते हैं। भूकंप का क्या कहते हैं बेटा? मूल कहते हैं। जहां स्ट्राइक होगा उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जहां पर पृथ्वी पे जाके स्ट्राइक होता है उसे केंद्र कहते हैं। नीचे टेक्टोनिक डिस्टरबेंस के कारण, मतलब विवर्तनिक विक्षोभ के कारण, जब बेसाल की चट्टानें एक दूसरे पर सरकती हैं या खिसकती हैं या सिकुड़ती हैं या फैलती हैं, जब हम अपनी 2 हथेलियों को जब रगड़ेंगे तो गर्म तो हो जाएगी हथेलियां। तो ये तो अपनी 2 छोटी छोटी सी हथेली है। बड़ी बड़ी जब टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे एक दूसरे पर स्लाइड करेगी तो क्या निकलती है? एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी? तरंगों के फॉर्म में। और इसे कहा जाता है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्ग वेव। मतलब पी वाली सबसे पहले स्ट्राइक करेगी, फिर एस वाली उसके बाद में, फिर एल वाली सबसे बाद में। जो सबसे बाद में आती है वो सबसे ज्यादा समय तक ऊपर सतह पर बनी रहती है, इसलिए एल का नाम सतही तरंग भी है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से डायग्राम मैंने हालांकि ज्योग्राफी में पढ़ा है, इसको कहते हैं सिस्मिक लाइन। क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सिस्मिक लाइन। जहां तक ये लाइन होगी भूकंप का प्रभाव वहां तक होगा। भूकंप को नापने के लिए 3 स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है, रोजीफेरर, मर्केले और रैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। इस उपकरण में ये स्केल्स लगाई जाती है, इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ भूकंप को नापने की महत्वपूर्ण इकाई। चलिए, तो शानदार, ये आपको इतनी जानकारी याद हो जाएगी। डिस्काउंट चालू है, उठा लीजिएगा डिस्काउंट का। बरदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, असम, ओडिशा। जल्दी बताइए, बरदा किस राज्य में आता है? जल्दी बताओ। और क्यों इसकी एकदम से इतनी जरूरत क्यों पड़ी? इसको क्यों लाइमलाइट में लिया? चलिए, बरदा दोस्तों, बरदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में आता है। और गुजरात के यह क्षेत्र गिर नेशनल पार्क के पास में है, ठीक है। अब ये जो है बरदा अभयारण्य की बात करें तो बरदा जो अभयारण्य था, इस अभयारण्य में ये 1990 में बना। कब बना? 1990 में बना। और यहाँ पर संरक्षण की बात करी जा रही है, शेरों के संरक्षण की बात की जा रही है। आपको बता दो, यहाँ आनुवंशिकता कम होती जा रही, प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। इसलिए भैया गुजरात चिंता में, यहाँ पर जो है जैव विविधता में कमी आई, जैव विविधता में कमी, अचानक कमी, इसलिए चर्चा में है, इसलिए क्या है? चर्चा में है।
है ना। तो चर्चा में क्यों है, आपको लगा कि यहाँ अचानक वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है बरदा, ये अचानक यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी वो अचानक गिर गई, और गिर क्षेत्र के पास में आता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर यहाँ जैव विविधता गिर गई तो इसका असर गिर पे पड़ेगा, और गिर पे पड़ा मतलब एशियाटिक लायंस पे पड़ेगा, और एशियाटिक लायंस पे पड़ा मतलब संख्या कम हो जाएगी। एक तो पूरे भारत में एशियाटिक लायंस अपने को इकलौते गुजरात में ही मिलते हैं, तो याद रखेंगे आप। चलिए, तो गुजरात वाइल्ड लाइफ, तो गुजरात के सीएम मुझे कमेंट में लिख के बता दो, और राज्यपाल फटाफट लिख के बताओ। ठीक है, गुजरात के सीएम, बीजेपी की सरकार बनी ना अभी, तो गुजरात के सीएम वापस से वही बने, तो मैंने हिंट भी दे दिया है, लाइक एंड शेयर करते चलें। तो गुजरात के सीएम कौन है जल्दी बताइए, और राज्यपाल कौन है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। गुजरात, ठीक है, गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात में भी 2 ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वरम और सोमनाथ आपको मिलेगा। जल्दी फटाफट लाइक एंड शेयर करते चलें बेटा, फटाफट लाइक एंड शेयर करते चलें। अशोक गहलोत कहां से आ गए, ठीक है, भूपेंद्र पटेल, वेरी गुड, और आचार्य जी बिल्कुल सही, भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है, और आचार्य जी, ठीक है, ये याद रखें, बिल्कुल सही, भूपेंद्र पटेल आचार्य। लाइक एंड शेयर करते चलिए दोस्तों फटाफट। ये देखिए, एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। अच्छा, एक सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार नहीं है जो एकलव्य देती है, थोड़ा सा समझा दूंगा, पहले देखते हैं किसको मिला। स्वाति सिंह, लक्ष्य सेन, विनीशा फोगाट, या इनमें से कोई नहीं, ये लिखा है, ठीक है, स्वाति सिंह, आपको याद रखना, स्वाति सिंह ये साइकिलिस्ट है, ये क्या है, साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाती है, और कहाँ की बेटा, उड़ीसा की। कहाँ की है, उड़ीसा की, और ये सम्मान भी उड़ीसा ने दिया है, ये उड़ीसा ने दिया है। उड़ीसा ने एकलव्य पुरस्कार में 5 लाख देता है, 5 लाख इनाम देता है, ठीक है। ये ऐसा जरूर नहीं कि एकलव्य पे हमारा ही जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा मत सोचिएगा। चलिए फटाफट भैया 5 के पहुंचाना है। एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, एकलव्य पुरस्कार आपके रखना, तो ये है स्वास्तिक, ठीक है, ये नाम है स्वाति सिंह, स्वाति सिंह, खूब लंबी साइकिल चलाई इन्होंने, ठीक है, स्वाति सिंह ये नाम है, इनको मिला है एकलव्य, एकलव्य पुरस्कार। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार भी खेल पुरस्कार देता है, मध्य प्रदेश भी देता है खेल में 3 पुरस्कार, आपको मतलब मध्य प्रदेश 3, एक तो विक्रम है, एक अपना एकलव्य है, अपन भी देते हैं एकलव्य पुरस्कार, और एक आपका क्या है जो तीसरा आता है वो है विश्वामित्र। ये थोड़ा सा ध्यान रखना यार, है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विश्वामित्र मिलता है कोच को, ठीक है, एकलव्य मिलता है, ठीक है, यंग प्लेयर को, किसको मिलता है, यंग प्लेयर को मिलता है, और विक्रम जो मिलेगा ये सीनियर को मिलता है, सीनियर प्लेयर, ठीक है, अनुभवी प्लेयर्स को मिलता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र। अब भारत में जो कोचेस को देते हैं वो द्रोणाचार्य, थोड़ा सा ध्यान रखना, हम देते हैं विश्वामित्र, और द्रोणाचार्य जो है, द्रोणाचार्य ये भी कोच को ही मिलता है बेटा, पर ये केंद्र सरकार देती है। ये कौन देती है, ये केंद्र सरकार देगी, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये केंद्र सरकार दे रही, थोड़ा सा क्लियर रख लीजिएगा। और अपने वहां राशि कितनी दी जाती है, तीनों में राशि बता दो मुझे, मेरे एमपी के धुरंधरों, तीनों की राशि बताओ तो फटाफट। हाँ, विक्रम 1990 से शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है, ये 1990 से शुरू हुआ था। बाकी मुझे तीनों की राशि बता दीजिए, जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर करते चलिए, थोड़े से बचे हैं, 5 करना है, चलिए 5 कर दीजिए, थोड़ी सी और शेयरिंग कर दीजिए, बढ़ा दीजिए शेयरिंग, जल्दी बताइए कितना देते हैं अपने वहां, अपने मध्य प्रदेश में विक्रम, एकलव्य और द्रोणाचार्य, सॉरी, विश्वामित्र अवार्ड में कितना पैसा देते हैं, यस, ठीक है। चलिए कितना आएगा, 2 लाख, ये याद रखना, 2 लाख। तो इससे याद रखना भैया, ये स्वाति सिंह, ये इस बच्चे को किसने दिया है, वो उड़ीसा ने दिया है, इसको मिले 5 लाख, 5 लाख उड़ीसा देता है तो 5 लाख, हम देते हैं तो 2 लाख, याद रखें, अपन कितने दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं। चलिए फटाफट कर दीजिए। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक अध्यक्षता हाल ही में किसने की, भाई राष्ट्रीय गंगा परिषद, मैंने आपको बताया था नेशनल, ठीक है, गंगा काउंसिल बनाई गई है, तो गंगा, नेशनल गंगा काउंसिल की जो है अध्यक्षता किसने करी, पीयूष गोयल साहब ने करी, अमित शाह साहब ने करी, नरेंद्र मोदी साहब ने करी, या किसी ने नहीं, ये करी है नरेंद्र मोदी साहब ने, ये आपको याद रखना है। भाई गंगा की सफाई को लेके थोड़ा सा
अब नरेंद्र मोदी जी भी थोड़ा चिंतित हो गए, क्योंकि नमामि गंगे जो उन्होंने शुरू करा था उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिले, ये आपको याद रखना होगा। और इसकी बैठक 30 तारीख को होगी। ये बैठक कब होगी? किस 30 तारीख को, 30 दिसंबर को ये बैठक हुई मतलब साल बदलने से थोड़ा सा पहले 30 दिसंबर 2022 को हुई। कहाँ बेटा हुई? कलकत्ता। कहाँ हुई? कलकत्ता में ही। आपको ये बैठक कहाँ हुई? कलकत्ता में ही। प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता करी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसी के तहत क्या चालू किया गया मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, स्वच्छ गंगा मिशन, ये आपको याद रखना है। गंगा मिशन की शुरुआत अब ये कब हुआ? 30 दिसंबर, आपको याद रखना है 2022। ठीक है, ये गंगा सफाई का ही एक पार्ट है, गंगा सफाई से जुड़ा हुआ है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं गंगा, तो नमामि गंगे, ठीक है, आपको नाम है नमामि गंगे, ये आपको याद है 2014 में शुरू हुआ था नमामि गंगे। और गंगा की फर्स्ट टाइम सफाई जब हुई थी गंगा जी की, वो कब हुई थी? 1986 में। मैंने आपको बताया था कौन थे, राजीव गांधी सरकार थी। गंगा जी को जो दर्जा मिला पवित्र नदी का 2008 में मिला। और गंगा जी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित करा गया? 2009 में, आपको याद रखना है। तो लाइक एंड शेयर सोच बनता है। स्वच्छ गंगा मिशन ये राष्ट्रीय गंगा परिषद में बनाई गई, गंगा परिषद है ना। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद के अंदर क्या बनी? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कब, कहां, कैसे। कलकत्ता में 30 तारीख को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान की स्थापना किस राज्य में हुई? लो, अगला क्वेश्चन ही उसी से रिलेटेड आ गया। अब तो ये तो लिंकअप हो गया, तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन की डिटेल इसमें आएगी। वापिस से क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल। अभी बताया मैंने कि राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ जल गंगा मिशन के तहत भी तो कहां हुआ था? कलकत्ता में ही हुआ था। कहां मीटिंग हुई थी? कलकत्ता में ही मीटिंग हुई थी, आपको याद रखना है। कलकत्ता में तो ये चीज करी गई। ठीक है, सेम चीज वर्चुअल उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी साहब उपस्थित थे, सेम चीज है। मैं थोड़ा सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बता दूं, तो ये है श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। तो मुखर्जी लगा मतलब वेस्ट बंगाल के। अच्छा, इनका काम था भैया, ये जनसंघ के संस्थापक थे, जनसंघ के संस्थापक, ठीक है, जनसंघ के। और कश्मीर में सबसे पहले, ठीक है, कश्मीर में सबसे पहले इन्होंने विरोध करा था 370 हटाने का। ये सबसे बड़ी बात है, 370 पहले हटाने का विरोध। शुरुआत कहां से हुई थी भैया? श्यामा प्रकाश मुखर्जी ने, आपको याद रखना है। तो अगर इन्होंने, मालूम है, बिना परमिट के, पहले आपको मालूम है कि उनका अलग संविधान होता था, उनका अलग झंडा होता था, इसका विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जरूर करा है। पर आपको याद रखना है कि जनसंघ के संस्थापक कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये आपको याद रखना है। इन्हीं के नाम से स्वच्छ जल मिशन शुरू हुआ है, वो भी कलकत्ता में। भारत के किस राज्य को एशियाई विकास बैंक, हालांकि क्वेश्चन अपन करवा चुके हैं, शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 125 मिलियन डॉलर देगी? कितने दे रही है? 125 मिलियन डॉलर दे रही है। कर्नाटक सरकार को, आंध्र प्रदेश सरकार को, केरल सरकार को, या तमिलनाडु सरकार को? चलिए जरा सा बचा है, 5K कर दो ना, 5K कर दो, 200 बचे हैं, फटाफट कर दो 5K, शेयर कर दो, अपन भी शेयर कर दो, ठीक है। जल्दी से, कहाँ आएगा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मैं बता चुका हूं बेटा, ये क्या आएगा? तमिलनाडु बेटा, तमिलनाडु को दिए है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। तमिलनाडु को शहरी विकास के लिए मैं लिख देता हूं, शहरी विकास के लिए 125 मिलियन डॉलर दिए भैया। कितने मिलियन डॉलर? आपको याद रखना है, 125 मिलियन डॉलर दिए हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं शहरी विकास के लिए तमिलनाडु की बात करूं, तो आपको मालूम है तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। कौन है भैया? M.K. स्टालिन, आपको याद रखना है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अगर पूछा जाए भैया यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है रविंद्र नारायण
रवि, इनका नाम है रविंद्र नारायण रवि, आपको याद रखना है। अब मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की थोड़ी सी बात कर, एडीबी। अब ये एडीबी ये कब बनी बेटा? ये बनी 1966 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बेटा? मंडा लुयोंग। ये कहाँ आता है? मंडा लुयोंग। ये आता है फिलीपींस में। कहाँ आता है? फिलीपींस। फिलीपींस देश है, वहां पर आता है। जापान की भागीदारी सबसे ज्यादा है, जापान की भागीदारी भागीदारी सबसे ज्यादा, इसलिए इन्हीं का तो हेड बनता है हमेशा सबसे ज्यादा। जापान की भागीदारी सबसे ज्यादा है एशियन डेवलपमेंट। दूसरे पे आता है यूएसए। दूसरी सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी? यूएसए। तीसरी सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी? चीन की। चौथे पर अपन आते हैं रे भाई भारत, 6.3% की भागीदारी अपनी। चलिए फटाफट शेयर करती चलिए, बिल्कुल सही। मंडालुयोंग करके है, मतलब मनीला के पास में आता, आपको याद है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जापान की भागीदारी सब, इसलिए आपने ध्यान देना कि हमेशा एडीबी का जो हेड बनता है वो जापानी ही बनता है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लेके बैठा है ना भारत की हिस्सेदारी चौथे नंबर पर है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 108वीं कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? 108वीं भारतीय कांग्रेस विज्ञान। एक तो पहली एक चीज याद रखना, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए, भारत में वैज्ञानिकों के समर्थन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अभी ये आयोजित होगी बेटा नागपुर में। ये कहाँ होगी? नागपुर में। खुद मोदी सरकार इसका उद्घाटन करेंगे, मोदी जी ही इसका उद्घाटन करेंगे, आपको याद रखना। पहली कब हुई थी? फर्स्ट भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? ये याद रखना है। कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में, आपको याद रखना। कोलकाता। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ये याद रखना, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो नागपुर यूनिवर्सिटी में ये होगी, ठीक है। तो कोजीराव नागपुर यूनिवर्सिटी में। कहाँ होगी ये? तो कोजीराव नागपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। चलिए, तो मोदी जी उद्घाटन करेंगे, ठीक है। उद्घाटन कौन करेंगे? हमारे मोदी जी। तो ये देख रहे हैं आपको शॉल में, आपको जो मोदी जी ये उद्घाटन करने पहुंच जाएंगे, ठीक है। नागपुर में होने वाला है। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ कौन बने? जो वेस्टर्न विंग है उसके हेड कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा, विपिन साधी, पंकज मोहन सिन्हा, दिनकर गुप्ता। किसको बनाया गया है? मतलब वेस्ट विंग के, मतलब इस तरह से अगर भारत का मैं छोटा सा नक्शा बनाऊं तो आपको याद रखना है कि वेस्ट विंग मतलब इधर। तो वेस्ट विंग के हेड कौन बने हैं? पंकज मोहन सिन्हा। कौन बने बेटा? पंकज मोहन सिन्हा, आपको याद रखना है। पंकज मोहन सिन्हा। चलो फटाफट लाइक एंड शेयर करो, लाइक एंड शेयर करो। 5K टारगेट है अपना, आज 5K जाना चाहिए लाइव। चलिए जल्दी बताइए, फटाफट शेयर कर दीजिए। बस अपने तो अभी अभी पटवारी की बारी आने वाली है, मस्त पटवारी चल रहा है, फटाफट। चलिए, तो पंकज मोहन सिन्हा थोड़ा सा याद रख लेंगे। चलो दोस्तों एक चीज अच्छी बताता हूँ। चलिए, पंकज मोहन सिन्हा को 1 जनवरी 2022 को, पंकज मोहन सिन्हा को 1 जनवरी 2023 को पंकज जी लेफ्ट विंग मतलब वेस्टर्न विंग देखेंगे, वेस्टर्न विंग के हेड बने, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरा तरीका अलग है। वायु लिखा मैंने, वायु सेना, ठीक है। आपको लिख देता हूँ वायु सेना, जल सेना और इधर आ जाएगा थल सेना, ठीक है। थोड़ा सा एक साथ देख लेना फटाफट, बहुत आईएमपी डाटा लिखो। जब भी पूछा जाता है कि वायुसेना की स्थापना कब हुई, तो वायुसेना कब बनी भैया? 8 अक्टूबर। कब बनी? 8 अक्टूबर। अब 8 अक्टूबर कब? क्योंकि 8 अक्टूबर को इसका डे बनाया जाता है 1932 में, और इसका डे भी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अक्टूबर को इसका डे सेलिब्रेट किया जाता है। विवेक राम चौधरी ये इसके हेड है, ये आपको याद रखना है। विवेक राम चौधरी क्या है? इसके हेड। जब मैं जल सेना की बात करता हूं तो ये 1950 26 जनवरी 1950
50। मगर जल सेना का जो डे है ना दोस्तों, वो 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता। ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को जब हमने 1971 में पाकिस्तानी सेना को भैया हराया था तब। और इसके हेड कौन है? इसके हैं हरि कुमार। कौन है इसके हेड? हरि कुमार साहब है। जब भी मैं थल सेना की बात करता हूँ, सबसे पहले बनने वाली यही थी। 1 अप्रैल हमारी आर्मी जब बनी थी, 1 अप्रैल 1895 में बनी थी। मगर इसका जन्मदिन मतलब डे मनाया जाता है 5 जनवरी को, जब भैया करियप्पा जी को जो है हम लोगों ने, हमारे जो पहले डिफेंस के हेड थे, उनको ये सौंपी थी कमान। ठीक है, अभी कौन है? मनोज साहब। इसके हेड कौन है? मनोज मुकुंद, है ना, याद रखेंगे। अब आपको पता है चीफ ऑफ आर्मी अगर पूछा जाए, चीफ ऑफ आर्मी किसको कहा गया? चीफ ऑफ डिफेंस किसको कहा जाता है? डिफेंस। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस किसको कहा जाता है? अनिल सिन्हा जी बने। कौन है? अनिल सिन्हा, याद रखें। अनिल सिन्हा जी है, वो चीफ ऑफ डिफेंस बने। तो ये सारी जानकारी आपके लिए पूरी की पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं पटवारी आ गया है, पटवारी और एमपीपीएससी के लिए क्या क्या खास है। पहला प्रश्न आ रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन्ना एक जिला एक उत्पाद के रूप में पहचान? गन्ना एक जिला एक उत्पाद। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सभी को मालूम है कि गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गन्ना होता है नरसिंहपुर में। सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन आपको याद रखना है। ठीक है, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर की और खास बात बता दो, गाडर, गाडरवाड़ा, आपको याद है गाडरवाड़ा? गाडरवाड़ा की दाल फेमस है, गाडरवाड़ा के राणा जी फेमस है। ठीक है, तो कौन राणा जी की बात कर रहा हूं आप मुझे बताइएगा। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा के राणा जी कौन है? रेणुका साहनी जिनकी पत्नी है। किस राणा की बात कर रहा हूं? आशुतोष राणा जी की बात कर रहा हूं। जब भी मेरे को भैया नरसिंहपुर याद आता है तो मुझे बरमान का घाट याद आ जाता है, बरमान घाट। और बरमान घाट पर लगता है मेला। तो बरमान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। जब भी नरसिंहपुर की बात करता हूं तो मुझे चोरागढ़ का किला याद आ जाता है दोस्तों। क्या याद आ जाता है? चोरागढ़ का किला आपको याद रखना। ज्योतेश्वर मंदिर, जो फेमस मंदिर है वो यहाँ है, ज्योतेश्वर मंदिर। ज्योतेश्वर टेम्पल भी शिव जी का कहाँ है? यही है, यही है, यही है। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम नरसिंह क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ नरसिंह, नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर। तो भगवान नरसिंह अवतार की, विष्णु जी के नरसिंह अवतार की मूर्ति कहाँ मिलेगी आपको? नरसिंह मंदिर में मिलेगी, ये आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए। तो एक जिला एक उत्पाद में गन्ना किसको मिला है? नरसिंहपुर को मिला है। किसको मिला है? नरसिंहपुर को मिला है। मध्य प्रदेश की ई विवेचना ऐप का संबंध में किससे प्लेटिनियम अवार्ड मिला? मध्य प्रदेश के ई विवेचना ऐप का संबंध निम्न में से किससे, जिसे प्लेटिनियम अवार्ड, भारत सरकार ने प्लेटिनियम अवार्ड दे दिया हमारे मध्य प्रदेश को ई विवेचना ऐप के लिए। तो स्वच्छ सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पर्यटन या मध्य प्रदेश सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए। तो अभी भारत सरकार ने अपने को प्लेटिनम अवार्ड दे दिया है। किस फील्ड के लिए? ई विवेचना। ये मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने चालू करी थी। किस विभाग ने चालू करी थी? मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने चालू करी थी, याद रखना। जैसे ई एफआईआर चालू हुआ था ना, वैसे ही है ई विवेचना। क्या चालू हुई थी? ई विवेचना। इसका मतलब है ई विवेचना का कि ई इन्वेस्टिगेशन, ई इन्वेस्टिगेशन आपको याद रखना है। ई इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि बाद में कोई भी माइका लाल रिपोर्ट बदल थोड़ी सकता है। और इसी के लिए 7 जनवरी को ई विवेचना के लिए, ई विवेचना जो पुलिस विभाग से है, पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई। पुलिस विभाग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा दोस्तों, पुलिस विभाग, वो भी कौन सा? मध्य प्रदेश को। ठीक है, इसे मिला है प्लैटिनियम, प्लैटिनियम अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना। क्या मिला है? प्लैटिनियम अवार्ड मिला है, याद रखना। और 7 जनवरी को दिल्ली में दिया जाएगा, 7 जनवरी को दिल्ली में देंगे। और दिल्ली में कौन देगी? राष्ट्रपति जी। छोटे मोटा पुरस्कार नहीं मिला अपने मध्य प्रदेश को। तो हमारा मध्य प्रदेश और राज्य से क्या कम है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस शहर में रूफटॉप सोलर टॉप नेट मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त करा? ऐसा कौन सा राज्य का जिला है जहां पर रूफटॉप सोलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लग रहा है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला जहां सबसे ज्यादा रूफ टॉप पर सोलर यूनिट्स लगाई जा रही है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। हो ना हो या एमपी है अपने आप में।
बोले सर ये बताइए आप फटाफट, इसके बारे में बताइए। इंदौर 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 इंदौर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत आईएमपी है, वेरी गुड। इंदौर, इंदौर में सोलर टॉप पे काफी लग रहा है, तो ये देखिए इंदौर है ना, तो इंदौर तो आपको भी रटना है। इंदौर 9 से 11 जनवरी यहाँ क्या होने वाला है, एक तो प्रवासी दिवस, आपको याद है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जहां द्रौपदी मुर्मू जी आ रही, प्रधानमंत्री जी आ रहे, और इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर समिट आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको ये G20 की मीटिंग भी होगी, बैठक यहाँ पर भी है, याद रखेंगे। G20 की बैठक भी कहाँ हो रही है, इंदौर में ही हो रही है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना। इंदौर, इंदौर रूफटॉप में नंबर 1 जिला। अगला देखिए, पशुपालन की राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का स्थान रहा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। मतलब पशुपालन को लेके राष्ट्रीय योजना जितनी भी चलाई, उसका सबसे अच्छा एग्जीक्यूशन किस राज्य ने करा, मध्य प्रदेश ने करा। तो क्या पहला स्थान लग गया मध्य प्रदेश का, क्या दूसरा लगा, क्या तीसरा लगा, क्या चौथा लगा, जल्दी बताओ। लाइक एंड शेयर करते चले। हाँ, अतिथि देवो भव उसी में आएगा बेटा, अतिथि देवो भव उसी में आएगा, इसी में है रे भाई, ये इसी में अतिथि देवो भव है ना, थोड़ा सा अलग मत का, अतिथि देवो भव है ना, नहीं तो तुम अलग है, ये भी प्रोग्राम यही है, सारे सारे लिख दिए ना। ये है मध्य प्रदेश का पहला स्थान लग गया। मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी पशुओं से रिलेटेड योजना चलाई, उसको अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करने का काम मध्य प्रदेश ने करा। चलो अगर मैं बता दूं कि देश में पशुधन कहाँ है, सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या कहाँ है, तो यूपी में आएगी सबसे ज्यादा, उसके बाद है राजस्थान, और तीसरे पे आता अपना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश थर्ड पर, यूपी फर्स्ट पर है। पशुधन में सबसे ज्यादा जो मवेशी पाए जाते हैं ना, उस मामले में अपन थर्ड नंबर पर हैं। तो पशुओं के मामले में भैया मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर, मगर क्रियान्वयन के मामले में नंबर 1, योजनाओं का क्रियान्वयन नंबर 1 करते हैं अपन, एक नंबर काम करते हैं। चाय पे चर्चा कर लेते हैं। चाय पे चर्चा है ट्रेडमार्क विवाद। अभी क्या हुआ, अभी ट्रेडमार्क विवाद बहुत भैया लाइमलाइट में। क्या हुआ, रूह अफ़ज़ा, रूह, आपने सुना होगा ना ये रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जो है, रूह अफ़ज़ा ये बहुत पुराना एक पेय पदार्थ है, ठीक है, ये पेय पदार्थ है, मैं आपको बता दूं। और इसने भैया ट्रेडमार्क के आधार पर, ठीक है, शरबत दिल अफ़ज़ा, शरबत, शरबत दिल अफ़ज़ा को बैन करवा दिया, बिल्कुल, क्योंकि शरबत दिल अफ़ज़ा ने वही ट्रेडमार्क यूज करा था जो रूह अफ़ज़ा का था। अब दोस्तों ट्रेडमार्क होता क्या है, ट्रेडमार्क कोई लोगो हो सकता है, देखिए अपन यहाँ ये मैंने लगा के रखा है, तो ट्रेडमार्क कोई लोगो हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई टैग लाइन हो सकती है, जो आपको औरों से क्या बना रही है, यूनिक बना रही है। और इसी यूनिक चीज को आप ट्रेडमार्क के रूप में पैटेंट करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं दोस्तों, पैटेंट। तो ट्रेडमार्क जो है ये पैटेंट से जुड़ा है, किससे जुड़ा है भैया, पेटेंट। अब आपने पेटेंट का नाम सुना होगा, 1970 में पेटेंट अधिनियम आया था, और इसका संशोधन जो हुआ था ना दोस्तों, संशोधन हुआ था 2006 में, 2006 में इसका संशोधन हुआ। अब आपको ये बता दूं कि बहुत आईएमपी है, ये सब पे कमांड कौन करता है, अगर अगली स्लाइड होगी, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वैश्विक, ठीक है, ठीक है, अपनी जो बौद्धिक संपदा है उसको। तो ये कब बना था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, 1967 में। भारत कब जुड़ा, भारत जुड़ा जो इससे है 1975 में। कब से जुड़ा बेटा, 1975 में, आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अरे सॉरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। अब इसी के अंतर्गत आता है बेटा, इसी के अंतर्गत आता है पेटेंट, इसी के अंतर्गत आता है ट्रेडमार्क, इसी के अंतर्गत आता है जीआई टैग, ये आपको याद है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आता है, आपको याद रखना है, पेटेंट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, और जीआई टैग भी इसी के अंतर्गत आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी याद रखना है, क्या बोला जाता है, बौद्धिक संपदा। ऐसी कोई चीज जो आपके दिमाग से जन्मी हुई, इसका पूर्ण अधिकार आपके पास रहेगा। आप उस चीज को पेटेंट बना सकते हैं, उसका ट्रेडमार्क बना सकते हैं, उसका जीआई टैग, जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये 1999 में भारत में आया, चेन्नई में,
2003 को एक्ट पास हुआ और पहला जो अपन ने बनाया वो 2004 को बनाया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो चलिए, बहुत बढ़िया सेशन रहा। वीपो याद रख लेना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967। भारत कब जुड़ा? 1975 से। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगर आपके दिमाग से कोई चीज उत्पत्ति हुई है तो आप उसका अधिकार अपने पास रख सकते हो। आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन जाते जाते जो मैं हमेशा पूछता हूँ वो जरूर बताइएगा कि भारत में सबसे पहले किस चीज को पेटेंट किया गया था? भारत में सबसे पहली चीज कौन सी पेटेंट हुई थी? कॉपीराइट का अधिकार सबसे पहले किसको मिला? और जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला? भारत में सबसे पहले पेटेंट, भारत में सबसे पहले कॉपीराइट, भारत में सबसे पहले जीआई टैग। विस्तार से ऑफलाइन लिखिएगा। आज का क्वेश्चन है, डिटेल में लिखिएगा, सारे लोग कमेंट करेगा। और मैं से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 बजे मिलते हैं यूपी चैनल पर, कल 8 बजे ही। जय हिंद,